साथियों नमस्कार। मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच विनय। मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट की राय देता हूँ, लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखाता हूँ, लोगों को ये बताता हूँ कि आप अपने बचत के द्वारा पैसे वाले कैसे बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे, बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाते होंगे। दोस्तों, आज मैं एक मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूँ जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक गरीब लड़का जो बर्तन धुलने का काम करता था, अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के कारण बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग शिकायतें करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, जिसके कारण मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में सफलता के लिए इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बात कर रहा हूं प्रेम गणपत साहब की। 1990 का वर्ष है, 17 साल की उम्र थी और प्रेम गणपत साहब तमिलनाडु से अपने एक परिचित के साथ मुंबई आते हैं काम के लिए। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पे पहुंचते हैं और जिनके साथ आए थे वो व्यक्ति इनको छोड़कर चला जाता है। क्वालिफिकेशन इनकी कक्षा 10 पास थी। तमिल के अलावा कोई भाषा नहीं आती थी। स्टेशन के बाहर मायूस होकर बैठे थे कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं, मैं कहाँ जाऊं। इसी दौरान उनको एक बुजुर्ग तमिल सज्जन मिले। उनको लगा कि ये बच्चा परेशान दिख रहा है, तो उसके पास आके पूछे कि क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि मैं जिसके साथ आया था वो व्यक्ति चला गया, मैं अकेला हूं और मुझे कोई काम चाहिए। तो वो सज्जन अपनी कम्युनिटी के और लोगों के पास ले गए और सभी लोगों ने उनको ये राय दिया कि इनकी एक टिकट बनवा दी जाए और वापस ही अपने गांव चले जाए। लेकिन प्रेम गणपत साहब ने कहा कि नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ काम चाहिए, मैं काम करने आया हूं। तो इनको मुंबई के सैन स्थान पे एक दास बेकरी थी जिसमें पिज्जा और बर्गर बनता था, उसमें इनको काम पे लगा दिया गया और इनका काम था भट्ठियों को साफ करना। एज ए मजदूर इन्होंने काम शुरू किया। 6 महीने दास बेकरी में काम किया और उसके बाद जो भी सैलरी पाए उसको लेके अपने गांव चले गए। कुछ दिन गांव में रहे, फिर वापस आए। वापस आने के बाद चेंबूर में सदगुरु होटल में इन्होंने काम किया और उस होटल में भी इनको सिर्फ बर्तन धुलने का काम मिला। किचन में बर्तन धुलते थे। कुछ महीनों बाद ही उस दुकान का ओनर मुंबई के वाशी में अपनी एक दुकान खोला, जहां पे इनको लगा दिया काम पे, और वहां पे भी किचन में इनका काम बर्तन धुलने का ही था। ये बर्तन धुलते रहे। 2-4 बार अपने ओनर से बोले कि हमको फ्रंट पे लेके आइए, मैं टेबल साफ करना चाहता हूँ, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हूँ, तो अब ग्राहकों के साथ मैं ग्राहकों की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण ओनर ने इनको फ्रंट साइड पर नहीं लाया। उनको ये लगा कि ये लड़का ग्राहकों को नहीं संभाल पाएगा, ग्राहकों की बातें नहीं समझ पाएगा, तो इनको फ्रंट पे वो नहीं लाया और ये बर्तन मांजने का काम उस होटल में करते रहे। कुछ ही महीनों बाद उसके बगल में एक चाय की दुकान खुली, जहां पे टी बॉय की जरूरत थी जो चाय को ग्राहकों के पास लेके जाता था। तो इन्होंने वहां से नौकरी छोड़कर उसमें काम शुरू किया और फ्रंट साइड पे आके चाय ले जाने का काम शुरू किया। प्रेम साहब का व्यवहार बहुत अच्छा था, लोगों से बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाते थे, उनसे अभिवादन अच्छी तरह करते थे, जिससे का ग्राहक इनको पसंद करने लगे। और उस दुकान के बगल में ही एक बैंक थी जिसमें सभी स्टाफ तमिल था। ये वहां पे चाय लेके जाते थे और वो स्टाफ भी इनको पसंद किया, हमेशा इन्हीं को बुलाता था। इनकी इनकम बढ़ी। इनके साथ के लड़के जहां 300-400 रुपए अर्न करते थे, इनकी बिक्री 1000 रुपए की हो जाती थी।
काम चलता रहा। इसी बीच बैंक के एक एम्प्लॉय ने इनको एक ऑफर दिया। उसने कहा कि मैं किराए पे एक दुकान लेकर चाय की दुकान खुलवा देता हूं और तुम चाय बनाओ बेचो, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% लेंगे। इनको ये ऑफर बहुत पसंद आया और उन्होंने वहां से नौकरी छोड़कर अपनी चाय की दुकान खोल ली। दुकान चल निकली क्योंकि ये साफ सफाई का बहुत ध्यान देते थे, ग्राहकों की सुविधा का बहुत ध्यान देते थे, जिसके कारण ग्राहक इनको बहुत पसंद करते थे। स्थिति ये हो गई कि 1992 की है। उस समय इनकी मंथली इनकम 10 से 12 हजार की होने लगी। कुछ समय तक बहुत बढ़िया चला काम। एक दिन दुकान का ओनर जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको लगा कि हम इनको पैसा क्यों दें, पार्टनरशिप इनको क्यों रखें, क्योंकि इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनको निकाल दिया और उसने दूसरे बंदे को रख लिया। 1992 में ये फिर जीरो हो गए, लेकिन निराश नहीं हुए। इन्होंने कहा नहीं, हम मेहनत करेंगे और अपने गांव चले गए। वहां से अपने चाचा जी से 20,000 रुपये उधार लिए और वापस अपने छोटे भाई के साथ आए। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने पटरी पे अपनी दुकान लगानी शुरू की। दुकान चल पड़ी, लेकिन पटरी पे बहुत असुविधाएं होती हैं, पुलिस प्रशासन भी परेशान करता है, जिसके कारण इनको असुविधा महसूस हुई और इन्होंने दुकान बंद कर दी। उसके बाद बगल में एक किराए की दुकान लिए, किराए का ठेला लिए और उस पे इन्होंने अपनी दुकान खोली और 1992 से 1997 तक इनकी दुकान खूब बढ़िया चलने लगी। ये हमेशा ग्राहकों के स्वाद का ध्यान रखते थे, ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान रखते थे और सबसे बड़ी चीज इनकी दुकान की क्या थी कि ये साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखते थे। ये वेल ड्रेसअप में रहते थे, ठेले की दुकान पे भी कैप लगाते थे, जिसके कारण लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि खाने पीने में सबसे अधिक साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और लोग कार वाले भी आते थे इनकी दुकान पे, डोसा ले जाते थे। 1992 से 1997 तक इनकी दुकान खूब अच्छी चलने लगी। लेकिन चूंकि ठेले पे भी फिर वही स्थिति आई, नगर महापालिका वाले इनको परेशान करना शुरू किया, तो इन्होंने 1998 में एक 50,000 रुपए देकर और 5,000 रुपये महीना किराया देकर एक दुकान खोली, दुकान किराए पे ली और वहां पे इन्होंने अपने डोसा प्लाजा खोला। दुकान चल निकली क्योंकि मेहनती व्यक्ति थे, प्रयोगशील व्यक्ति थे, दुकान इनकी चल निकली। उसके साथ साथ इन्होंने बगल में एक चाइनीज रेस्टोरेंट भी डाल दिया, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट का इनको कोई खास आइडिया नहीं था। 3-4 महीने बाद वो दुकान बंद हो गई और उसके बाद पुनः इन्होंने अपने डोसा की ही दुकान पे ध्यान केंद्रित किया और दुकान काफी अच्छी चलने लगी। काफी अच्छा इन्होंने पैसा भी बचाया। यहीं से उन्होंने अपने ब्रांडिंग शुरू की, टेस्ट पे हमेशा ध्यान देते थे और इन्होंने अपना आदर्श माना था मैकडॉनल्ड का। अपनी दुकान के नाम का ट्रेडमार्क भी बनवाया, ट्रेडमार्क का कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाया। इसी दौरान वासी में जो सबसे पहला माल खुला उसमें एक फूड कोर्ट ओपन हुआ, जिसमें इन्होंने उस समय 3 लाख रुपए देकर, 2003 में 3 लाख रुपए देकर एक अपनी शॉप खरीदी और वो भी बैंक ने फाइनेंस नहीं किया। वो पैसा इन्होंने अपने परिचितों से, दोस्तों से उधार लेके 2003 में 3 लाख रुपए पेमेंट करके फूड कोर्ट में अपनी जगह बनाई और उस माल में उनके पहले दिन की जो सेल थी वो 40 से 50 हजार के बीच में थी। यहीं से
उनका सिलसिला शुरू हुआ सफलता का। उस माल में महीने की इनकम उनकी 6 से 7 लाख होने लगी। इन्होंने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया, ग्राहकों की जरूरतों का हमेशा ध्यान दिया, जिसके कारण इनका काम चल निकला। और उसके बाद अपनी वेबसाइट बनाई। रेस्टोरेंट में सबसे पहले वेबसाइट बनवाने वाले यही व्यक्ति थे। और उसके बाद इन्होंने मुंबई में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज थे, वहां पे प्रचार करना शुरू किया। बड़े बड़े बैनर लगाते थे, छोटे छोटे स्टार लगाते थे। उसके बाद बच्चों को इनका टेस्ट पसंद आने लगा, इन्होंने अपने टेस्ट में प्रयोग करना शुरू किया। और आज की डेट में इनके मेन्यू में 108 तरह के डोसे हैं। बच्चों को, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को बहुत पसंद आया और सुझाव भी आते थे, ध्यान से सुनते थे और उसको अप्लीकेबल करते थे, जिसके कारण इनकी दुकान चल निकली। लेकिन इनको ये लगा, क्योंकि इनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया था, ये बंदा हमेशा सीखने के लिए प्रयत्नशील रहता था। दोस्तों, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि पढ़ाई केवल कॉलेज तक सीमित नहीं होती है, सीखना केवल कॉलेज तक सीमित नहीं होता है, हमें पूरी लाइफ सीखना पड़ता है। और जिसने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन से उसके कैरियर का, उसके जीवन का उतार शुरू हो जाता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो निरंतर सीखना पड़ेगा। वही गणपत साहब ने किया। इनको एक परिचित मिले, उन्होंने बताया कि अपनी दुकान का आप ब्रांडिंग कीजिए। इन्होंने शुरू कर दिया। इसी दौरान स्टडी भी करते थे मैकडॉनल्ड के बारे में, तो इन्होंने फ्रेंचाइजी के बारे में सुना। और उसी दौरान इनको एक महोदय मिले जो पुणे में माल में फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे। तो इनको फ्रेंचाइजी का ऑफर दिया कि मुझे फ्रेंचाइजी अपनी दुकान का दीजिए। तो इन्होंने फिर अपने नियम कानून बनवाया और उसके अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी दी। दोस्तों, उसके बाद फ्रेंचाइजी का सिलसिला शुरू हुआ। आज की डेट में 5 आउटलेट इनके डायरेक्ट हैं। 6 पूरे इंडिया में इनकी फ्रेंचाइजीज हैं। डोसा प्लाजा के नाम से, शायद आप लोग दुकान पे गए भी होंगे, डोसा प्लाजा के नाम से आज इनकी कंपनी है। पूरे इंडिया में कई इनके आउटलेट्स हैं फ्रेंचाइजी के रूप में। भारत से बाहर भी 4 कंट्रीज में इनके फ्रेंचाइजीज हैं। इनकी जीवनी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ना तो पैसे की कहीं रुकावट आती है, ना तो हमें योग्यता की रुकावट आती है कि नहीं, हम क्वालिफाई नहीं है। दोस्तों, सफल होने के लिए सबसे अधिक जरूरत है जज्बे की, जुनून की। और हम हमेशा बड़ा सोचें, एक ड्रीम लेके चले और उसके बाद उस पर जुड़ जाएं। अगर एक जीरो से शुरू होके कोई व्यक्ति मजदूरी करके इतनी बड़ी वो खड़ा कर सकता है, बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है, तो मुझे लगता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके पास तो उससे बहुत अधिक होगा। दोस्तों, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी ऐसे नए आइडियाज बनाएं। जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो उस काम को करें और आगे बढ़ें। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरे 1 महीने तक लगातार सफल बिजनेसमैनों की, सफल व्यक्तियों की प्रतिदिन एक कहानी लेके आऊँगा और आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेम गणपति साहब के इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला हो। पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कीजिए, क्योंकि आपकी जान की कीमत बहुत अधिक है। आप मेरे वीडियो को सुने, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।